अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करने लगे हैं, सेट्स एंड रिलेशंस, जिसकी एक्सरसाइज है 3.1। उसके फर्स्ट क्वेश्चन हम रीड करते हैं। उन्होंने आपसे कहा है कि शेड दिस ये आपको 4 कंडीशंस दी हुई हैं यूजिंग फॉलोइंग वेन डायग्राम्स, यानी कि उन्होंने आपसे ये कहा है कि जो आपको जो 4 वेन डायग्राम्स दी हुई हैं, जैसे 1, 2, 3 और 4, इन 4 की 4 वेन डायग्राम्स के ऊपर आपने इन 4 कंडीशंस को यूज़ करते हुए आपने क्या करना है, इनको शेड करना है। तो अब हम जो है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करेंगे और आपको ये बताएंगे कि किस तरह से इस कंडीशन को यूज़ करते हुए इन वेन डायग्राम्स को हम क्या कर सकते हैं, शेड कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, आज की एक्सरसाइज आज के इस लेक्चर के अंदर हम अपने फर्स्ट 3 क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 3.1 की कंप्लीट करेंगे। इंशाल्लाह जो इसकी रिमेनिंग क्वेश्चंस होंगे वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। एक्सरसाइज है आपकी 3.1, उसका क्वेश्चन नंबर 1 हमने यहाँ लिख लिया है। और जो इसका आपके पास पार्ट 1 है, पार्ट 1 के लिए आपको ये 4 कंडीशंस, यानी पार्ट 1 के ऊपर ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई करनी थी। फर्स्ट कंडीशन आपकी ये है, ठीक है, सेकंड ये है, थर्ड ये है और फोर्थ कंडीशन ये है। अब इट्स मीन कि आपने एक ही जो वेन डायग्राम है उसको कितने टाइम्स बनाना है, 4 टाइम्स बनाना है। और 1 बाय 1 आपने क्या करना है, उसके ऊपर वो कंडीशंस को सेटिस्फाई करना है जो उसने स्टेटमेंट में दी हुई हैं। तो अब मैंने क्या किया है कि पेपर के ऊपर ये वेन डायग्राम जो है वो 4 टाइम्स बना ली हैं और 1 बाय 1 वो जो 4 कंडीशंस हैं वो भी राइट डाउन कर दिया है। फर्स्ट कंडीशन ये लिखी हुई है, सेकंड आपके पास ये है, इसी तरह से थर्ड कंडीशन आपकी ये है और फोर्थ कंडीशन आपके पास ये लिखी हुई है। अब इनको किस तरह से शेड करेंगे, अब हमने ये काम सीखना है। तो हम ज़रा पहले इसका देखते हैं पार्ट 1 पे फर्स्ट कंडीशन। अच्छा, आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि जब भी आपने एरिया को शेड करना हो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर, तो आपने पहले देखना है कि ब्रैकेट के अंदर कौन सा एरिया है। जैसे यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर क्या है, बी इंटरसेक्शन सी, तो पहले आपने बी इंटरसेक्शन सी लेनी है। देन उसका जो आंसर आएगा उसको आपने ए के साथ क्या लेना है, यूनियन लेना है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन ही हम सारा प्रोसेस करेंगे। अब बी इंटरसेक्शन सी का क्या मतलब है, अगर तो आपके पास ये कोई सेट्स होते हैं या कुछ होता तो आप उसका इंटरसेक्शन ले लेते हैं। इंटरसेक्शन में क्या होता है, अच्छा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दोबारा से हम रीवाइज कर लेते हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स को पता होगा कि यूनियन में और इंटरसेक्शन में क्या डिफरेंस होता है। यूनियन में कहा जाता है कि सेट, अगर 2 सेट्स के दरमियान में यूनियन लिया जा रहा है तो उनके सारे के सारे एलिमेंट्स, ठीक हो गया। इंटरसेक्शन में ये होता है कि जस्ट कॉमन पार्ट, यानी दोनों सेट्स का कॉमन पार्ट जो है वो आपका इंटरसेक्शन में आता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको यहाँ बता रही हूँ कि एक सेट ए है और दूसरा सेट आपके पास यहाँ पे बी है, ठीक है। अगर इन दोनों के दरमियान मैं कहती हूँ कि मैंने यूनियन लेना है, ठीक है। यूनियन का मतलब ये होता है कि जो सेट ए के एलिमेंट्स हैं वो सारे भी और सेट बी के भी सारे एलिमेंट्स आ जाएं। तो सेट बी के एलिमेंट्स क्या हैं, 1, 2, 3, 5। अच्छा, अब 3, 5 इसमें भी है, ए में भी है और बी में भी है, तो मैंने क्या लिखा है, इसको 1 टाइम ही लिखूँगी। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 6 और 7, ठीक है। तो अब देखें सेट ए के और बी के, अगर आप इसको गौर से देखें तो इसके अंदर सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, जो ए में भी आ रहे हैं और जो आपके पास बी में भी आ रहे हैं, यानी डिफरेंट वाले भी आ रहे हैं और सेम भी आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं ए और बी का इंटरसेक्शन लूँ तो इंटरसेक्शन में क्या है मेरे पास, इंटरसेक्शन में जस्ट कॉमन आते हैं। कॉमन का मतलब ये है ऐसे एलिमेंट्स जो ए में भी हों और ऐसे एलिमेंट्स जो बी में भी हों। जैसे 3 इसमें भी है उसमें भी है तो यहाँ पे आ जाएगा, 5 इसमें भी है उसमें भी है तो वो 5 आ जाएगा, जबकि 6, 7 इसमें नहीं है और इसी तरह 1, 2 इसमें नहीं है, तो जस्ट ये हो जाएगा, ठीक हो गया। इन केस अगर दोनों के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं निकलता तो हम क्या कहते हैं कि सेट्स क्या है, एम्प्टी हैं, यानी कि उसको 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इन केस ए और बी में कुछ भी कॉमन ना निकले, कुछ केसेस तो ऐसे होते हैं ना जब कॉमन नहीं भी होते। तो ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट था कि यूनियन में क्या होता है और इंटरसेक्शन में क्या होता है। यूनियन में ऑल एलिमेंट्स जो है वो इंक्लूड होते हैं, जबकि इंटरसेक्शन में जस्ट कॉमन जो है वो एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं। तो बेसिकली वो तो थे सेट, और जब आपको कोई एलिमेंट्स गिवन हो तो आप इजीली इंटरसेक्शन और यूनियन ले सकते हैं। बट अब ये आपके पास एक डायग्राम बनी हुई है और आपको पता चल रहा है कि एक ए है, एक बी है और एक जो है वो सी बने हुए हैं, 3 सर्कल्स हैं।
आपको साथ में ये भी लग रहा है, आपको देखने से ये भी नज़र आ रहा है कि ए का जो सर्कल है वो थोड़ा सा बी के सर्कल के साथ मर्ज हुआ है, सॉरी सी के सर्कल के साथ। देन सी का जो सर्कल है वो फर्दर आगे किसके साथ मर्ज हुआ है, बी के साथ मर्ज हुआ है। तो बेसिकली अब आपने इस ही प्रोसेस को देखते हुए अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखें पहला स्टेप में क्या उसने कहा है हमें कि बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी का क्या मतलब है कि अब आपने देखना है बी का सर्कल, ये बी का सर्कल है, ठीक है, और ये किसका सर्कल है, आपका सी का सर्कल है। अब यहाँ पे ए का सर्कल इंक्लूड नहीं है, तो आपने जस्ट बी के सर्कल को देखना है और देन आपने किसके सर्कल को देखना है, सी के। अब बी और सी के सर्कल के अंदर आपका कॉमन पार्ट कौन सा है, इंटरसेक्शन में हम कॉमन एरिया लेते हैं ना, डिफरेंट। तो बी और सी के आपके पास जो सर्कल है तो उसका ये वाला जो एरिया है वो क्या हुआ, वो एक दूसरे के साथ मर्ज, तो आपका ये एरिया क्या हो जाएगा, दोनों में कॉमन एरिया आ जाएगा। तो मैंने उसको क्या कर लिया, शेड कर लिया। अब यहाँ पे मैं एक छोटा सा बॉक्स बनाऊँगी और उस बॉक्स के अंदर ये एरिया शेड कर दूँगी कि मैं यहाँ पे ये बता रही हूँ कि बी का जब मैंने सी के साथ इंटरसेक्शन लिया है तो उसके आंसर में, यानी ये पूरा बी और सी का पूरा सर्कल था ना, लेकिन उन दोनों के सर्कल में जस्ट ये शेडेड एरिया मेरा आंसर है। बात क्लियर हुई। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में उसने कहा है कि ए यूनियन लेना है इस बी इंटरसेक्शन सी। अब यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि अब आपने यूनियन लेना है जो इसका आंसर आए, इन दोनों का आंसर कौन सा एरिया था, ये वाला, ठीक हो गया। अब इस एरिया का आपने यूनियन लेना है किसके साथ, ए के सर्कल के साथ। अब ए का सर्कल ये है, ठीक है, ये पूरा ए का सर्कल है। अब ए के सर्कल का जब इस एरिया के साथ आप यूनियन लेंगे तो अभी हमने बात की थी कि यूनियन के अंदर जो कॉमन और अनकॉमन दोनों चीज़ें आ जाती हैं, यानी कि जो डिफरेंट हो वो भी आ जाता है, जो कॉमन हो वो भी आ जाता है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आपका वो पार्ट है जो इस पार्ट से डिफरेंट है और ये भी डिफरेंट है, दोनों डिफरेंट प्लेसेस पे पड़े हुए हैं ना, यानी ये इस जगह पे और ये इस जगह। तो यूनियन में आपके पास कॉमन और अनकॉमन दोनों आ जाएगा। तो इसको आप डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे प्लस के साइन लगाऊंगी ताकि मेरा जो है आंसर मिक्स ना हो पहले वाले आंसर के साथ, ठीक है। अब ये प्लस भी और ये एरिया भी आएगा यूनियन में, और पहले ये शेडेड था तो अब ये दोबारा एरिया यूज़ हो रहा है तो इसके ऊपर दोबारा क्या लगाऊंगी, प्लस प्लस। तो अब बेसिकली ये जो प्लस प्लस है यही मेरा क्या है, आंसर है, ठीक हो गया। तो अब मैं यहाँ पे शेडेड इस पे लिखती हूँ, यहाँ पे दो तरह के बॉक्स बनाऊंगी कि एक जस्ट प्लस और दूसरा जो है मेरा शेडेड के ऊपर जो प्लस है वो मेरा क्या है, इसका आंसर। बात क्लियर हुई कि नहीं, दोबारा रिपीट कर देती हूँ। आपने बी इंटरसेक्शन सी लेना था तो बी इंटरसेक्शन सी के अंदर दोनों का कॉमन जो एरिया था वो क्या हो गया आपका, उसको मैंने कर दिया शेड। अब उस कॉमन एरिया का यानी उस शेडेड एरिया का आपने यूनियन लेना था अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन ए के साथ। तो यूनियन में क्या होता है, सारे का सारा कंप्लीट हो जाता है। तो इट्स मीन दिस शेडेड एरिया एंड दिस सर्कल ऑफ एरिया का, सर्कल ऑफ ए का जो एरिया है वो दोनों क्या आ जाएंगे, मेरे उस यूनियन का पार्ट बन जाएंगे, यानी यूनियन का आंसर बन जाएंगे। तो मैंने डिफ्रेंशिएट करने के लिए, यानी पहले मैंने शेडेड किया था, अब मैंने क्या साइन लगाया है, प्लस प्लस। या कि बुक में जो एग्जांपल्स हैं उनमें भी जो है ना, बुक में भी उन्होंने भी क्या प्लस का यूज़ किया हुआ है डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो अब ये प्लस और इसके ऊपर भी प्लस प्लस लगा रही हूँ कि ये सारा टोटल मेरा क्या बन गया है, आंसर बन गया है। तो मैंने यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट भी कर दिया कि दिस प्लस एरिया एंड दिस शेडेड प्लस एरिया क्या हो गया मेरा, यहाँ पे आंसर हो गया। अब हम इसी तरह देखते हैं इसकी सेकंड कंडीशन सेम पार्ट के ऊपर। अब आपका है वो कहते हैं कि बी यूनियन सी। अब बी यूनियन सी का क्या मतलब है कि सारे का सारा बी का सर्कल भी और सारा के सारा सी का सर्कल भी, यानी दोनों का एरिया। तो मैंने दोनों को क्या कर दिया है, यहाँ पे शेडेड कर दिया है। अब सी का भी सारा सर्कल मैंने बी और सी दोनों सर्कल्स को शेड कर दिया क्योंकि दोनों का यूनियन है, तो इट्स मीन कंप्लीट। अब यहाँ इंटरसेक्शन था इसलिए जस्ट कॉमन पार्ट आया, तो यहाँ पे कॉमन अनकॉमन दोनों पार्ट्स आ जाएंगे। तो मैंने दोनों को क्या कर दिया, यहाँ पे शेड कर दिया। अब नेक्स्ट देखें उन्होंने, अब यहाँ पे मैं इसका आंसर भी लिख लेती हूँ। इसका आंसर क्या है, ये जो शेडेड एरिया है वो मेरा बी यूनियन सी का एरिया है। अब देखें इसका सेकंड जो कंडीशन अप्लाई करनी, उन्होंने कहा ए का इंटरसेक्शन लेना है इसके आंसर के साथ। अब ज़रा गौर करें, ये सारा शेडेड एरिया है, ये सारा शेडेड एरिया इसका आंसर है
उस सारे शेडेड एरिए का आपने इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ, ए के सर्कल के साथ। अब ज़रा यहाँ से गौर करिएगा, ये आपका सारा शेडेड है और इस शेडेड का आपने ए के साथ। तो अब आप देखें इस शेडेड एरिए में से कितना पार्ट ए के सर्कल के साथ कॉमन बन रहा है, यानी कि कॉमन यही वाला जस्ट एरिया। देखें ए जो है वो मैंने क्या कहा था आपको, सी के साथ थोड़ा सा मर्ज हुआ यानी इसके ऊपर ओवरलैपिंग हुई है। तो इट्स मीन यही एक एरिया आ रहा है जो ए के सर्कल में जा रहा है और यही जस्ट क्या आ रहा है, दोनों का कॉमन पार्ट। तो मैं इसको क्या कर लूँगी, प्लस प्लस। तो मेरे जो आंसर है उसमें क्या आएगा, शेडेड के ऊपर क्या लगा होगा, प्लस प्लस। ठीक हो गया, ये शेडेड है और ये साथ में प्लस प्लस, क्योंकि ये मेरा जो पार्ट है वो क्या बन गया है, इसका आंसर बन गया, क्योंकि फाइनल आंसर ही मैंने लिखना था ना, वो ये बन गया। अब हम देखते हैं इसकी थर्ड कंडीशन। अब देखिए इसकी थर्ड कंडीशन क्या है कि ए यूनियन बी और देन उसका यूनियन क्या होगा, सी। तो ए यूनियन बी, अब ए का सर्कल और बी के सर्कल में यूनियन लेना है। तो यूनियन में आपको पता है कि सारा का सारा आ जाता है, तो इट्स मीन ए का ओवरऑल सर्कल और देन क्या होगा, बी का सर्कल। ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे ए यूनियन बी में लिख देती हूँ कि सारे का सारा शेडेड एरिया जो है मेरा इसका आंसर है। अब देखिए, अब उसने क्या कहा है, ए यूनियन बी का जो आंसर है उसका यूनियन किसके साथ लेना है, सी के साथ। यानी ये सारा शेडेड एरिया का आगे फर्दर भी आपने क्या लेना है, यूनियन ही लेना है, किसके साथ, सी के साथ। तो ये सी का सर्कल है इसके साथ, तो इसके ऊपर मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगी, प्लस प्लस। ठीक है, अब ये सी पे प्लस प्लस आ रहा है क्योंकि अब सेकंड, अब इसके ऊपर भी प्लस प्लस लगेगा क्योंकि ये एरिया भी उसके पूरे ओवरऑल आंसर का जो है वो क्या बन रहे हैं, पार्ट बन रहा है। तो इट्स मीन इसके ऊपर भी प्लस प्लस लगेगा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इसका आंसर। तो मैं इस सब को आंसर पे किस तरह से रिप्रेजेंट करूँगी, आंसर पे इस तरह से रिप्रेजेंट किया है कि एक जो सिंपल प्लस प्लस वाला एरिया है, दूसरा शेडेड के ऊपर प्लस प्लस एरिया, ये मेरा क्या बन गया है, इसका आंसर बन गया है। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स, ये सारे का सारा यानी जो अब क्या बन गया, मेरा आंसर बन गया। अब देखते हैं इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर ही इसका लास्ट पार्ट में देखें, उन्होंने आपसे पहले पार्ट में क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब अगेन बता दूं कि पहले ब्रैकेट वाला पोर्शन सॉल्व करते हैं, देन उसका बाहर वाला पोर्शन सॉल्व करते हैं। तो अब उन्होंने क्या किया है कि बी का इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ, सी के साथ। तो जब मैंने बी का इंटरसेक्शन सी के साथ लिया है, तो इंटरसेक्शन में वो एरिया आता है जो दोनों सर्कल्स का कॉमन एरिया होगा। तो इन दोनों का कॉमन एरिया जस्ट यही है, क्योंकि यही वो एरिया है जो क्या हो रहा है, दोनों के साथ मर्ज हुआ है, यानी ओवरलैपिंग टाइप हुआ है। तो मैं यहाँ पे इसका आंसर लिख देती हूँ, दिस शेडेड एरिया। ठीक हो गया। अब देखें उन्होंने नेक्स्ट में क्या कहा है, इसका जो आंसर है यानी दिस शेडेड एरिया का इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ, ए के सर्कल के साथ। अब ज़रा गौर से देखें, आपका ए का सर्कल ये पड़ा हुआ है और ये शेडेड एरिया ये है, यानी दोनों डिस्टेंस पे हैं। यानी ये वाला जो सर्कल ए है वो इस सर्कल के साथ कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, यानी ये बिल्कुल डिफरेंट एरिया पे है, ये बिल्कुल डिफरेंट एरिया पे है। तो दोनों एक दूसरे के साथ ओवरलैप नहीं हो रहे, तो आप इसके आंसर में क्या लिखेंगे, नो शेडेड एरिया। ठीक है, नो शेडेड एरिया क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि इसके दरमियान और इसके दरमियान कुछ भी एरिया तो कॉमन आ ही नहीं रहा, वो बिल्कुल एक डिफरेंट प्लेस पे है, वो बिल्कुल एक डिफरेंट प्लेस पे है। तो ये यहाँ पे मैंने लिख दिया है नो शेडेड, के इसको ये शेड नहीं होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट 2। देखिए स्टूडेंट्स, पार्ट 2 के ऊपर भी वही 4 कंडीशंस आपने जो है वो लगानी है जो अभी आप लोग देख चुके हैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो पार्ट 2 के अंदर जो वेन डायग्राम है वो क्या हो गई है, डिफरेंट हो गई है। ठीक हो गया, यानी कंडीशन सेम है बट वेन डायग्राम्स क्या हैं, डिफरेंट होती जा रही हैं। तो अब आप ज़रा इस वेन डायग्राम को थोड़ा सा गौर से देखें। तो पहले इस वेन डायग्राम को समझें। देखिए, एक है ए और एक है बी और एक ये वाला सर्कल किसका है, सी का। अब ज़रा देखें कि जो ए का सर्कल है वो पूरे का पूरा किसके अंदर आ रहा है, सी के अंदर। यानी ए का जो सर्कल है वो पूरा ओवरऑल कॉमन आ रहा है किसके साथ, सी के साथ। ये पार्ट खुद भी सी का है और ये पार्ट ए का भी है। तो इट्स मीन ये सी के सर्कल में, ये सी के सर्कल की बाउंड्री है। ठीक है, तो यानी सी के सर्कल के अंदर ही, यानी कि सी के सर्कल का छोटा सा हिस्सा किसका है, ए का। और बी जो है वो एक अलग पोजीशन पे है, लेकिन बी भी जो है वो सी के सेट के साथ इतनी सी पोजीशन पे ओवरलैप हो रहा है।
अब हम देखते हैं अपना जो कंडीशन है उसको। पहली कंडीशन में क्या कहते हैं कि बी इंटरसेक्शन सी। अब बी का इंटरसेक्शन जब सी के साथ लेना है तो अगेन कौन सा पार्ट होगा, दिस कॉमन एरिया इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ कि ये कॉमन एरिया जो है वो आपका क्या आ गया, इसका इंटरसेक्शन आ गया। अब आप देखें कि उन्होंने बी इंटरसेक्शन सी में तो ये कॉमन एरिया है, साथ में वो कहते हैं कि ये जो कॉमन एरिया है यानी जो शेडेड एरिया है इसका आपने यूनियन लेना है किसके साथ, ए के साथ। तो ए ये पड़ा हुआ है और दिस शेडेड एरिया दिस। अगर तो इंटरसेक्शन होता तो जाहिर सी बात है दोनों डिफरेंट पोजीशंस पे पड़े हैं तो कुछ भी बीच में कॉमन ना आता, बट यूनियन है तो यूनियन में आपको पता है कि आप कॉमन और अनकॉमन दोनों पार्ट लेते हैं, यानी कि अगर डिफरेंट भी हों तब भी यूनियन उसको एक्सेप्ट कर लेता है। यानी यूनियन बेसिकली ये है कि कॉमन अनकॉमन दोनों चीज़ें आ जाती हैं। तो अब मैं क्या करती हूँ, इसको प्लस प्लस से रिप्रेजेंट करती हूँ, ठीक है, और इसके ऊपर भी लगाती हूँ प्लस प्लस, यानी ये जो सारा प्लस वाला है ये मेरा क्या बन गया है, इसका आंसर बन गया है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट पे शेडेड प्लस जो है वो, क्योंकि मेरी रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह की है तो मैंने इसको इसी तरह से कर दिया। ठीक हो गया। अब आपका है पार्ट, इसी का जो सेकंड कंडीशन है वो क्या दी हुई है, बी यूनियन सी, यानी कि बी और सी का यूनियन लेना है, देन आपने इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ। तो बी यूनियन सी में क्या है कि फुल सी और फुल बी, ठीक है, यानी बी का भी सारा एरिया और आपके पास सी का भी सारा एरिया। ठीक है, अब ये सारा जो एरिया है वो हमारा इसका आंसर आ गया है और उसको मैं यूँ लिख लेती हूँ। ठीक हो गया। अब ज़रा नेक्स्ट स्टेप देखें, उसने कहा इसका जो आंसर आ रहा है यानी इट्स मीन ये पूरा शेडेड एरिया का आपने इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ, ए के साथ। तो आपने देखना है कि इस सारे शेडेड एरिया का कितना पार्ट ए के साथ कॉमन आ रहा है। तो ऑब्वियसली आपको क्लियर नज़र आ रहा है कि ये ए है, ए भी वही है जो सी के अंदर पार्ट है। ठीक है, ए जो है ना वो सी का हिस्सा है। तो इट्स मीन यही एक ऐसा एरिया है जो ए के सेट में और इस पूरे शेडेड एरिया में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो इसके ऊपर मैं क्या लगा दूंगी, प्लस प्लस। तो यहाँ मेरा आंसर क्या आएगा, दिस शेडेड एरिया और उसके ऊपर प्लस प्लस। ठीक है। अच्छा एक बात और मेंशन कर दूँ कि आपके जो बुक है उसके अंदर जो डायरेक्ट आंसर्स हैं उस आंसर में ये जब मैं ये वाला स्टेप करती हूँ ना कि पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करती हूँ देन ये फाइनल वाला, तो आपकी बुक वालों ने ये पहला स्टेप सॉल्व करके देन ये फॉलो नहीं किया हुआ, उन्होंने डायरेक्ट ही आपको आंसर्स दे दिए। जैसे अब बुक है तो उस पर यहाँ पे भी प्लस होगा, जस्ट यहाँ भी प्लस, वो पहले शेडेड एरिया को नहीं रिप्रेजेंट किया होगा। यहाँ पे भी फाइनल उन्होंने प्लस का आंसर दे दिया होगा या इसको शेडेड, यही आपका फाइनल आंसर है। ये प्रीवियस प्रोसेस यानी ये जो हम फर्स्ट स्टेप सॉल्व करते हैं ना पहले ब्रैकेट वाला और देन ब्रैकेट के बाद, वो इसलिए ताकि आपके मिस्टेक के चांसेस ना हो, आप चीज़ों को ईजिली अंडरस्टैंड कर सकें। क्योंकि अगर मैं आपको ये स्टेप डायरेक्ट करवाऊँगी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये और ये कैसे हो गया। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, इसका आंसर निकाल लेते हैं, देन उसके आंसर को इसके साथ सॉल्व कर लेते हैं। तो बट आपके जो बुक वाले हैं उन्होंने फाइनल आंसर दिया हुआ है, तो फाइनल आंसर तो आपका ये है ना, और इसी तरह फाइनल आंसर तो जस्ट ये। तो ये जो पहले हम शेड करते हैं ये आपका फाइनल आंसर नहीं होता, वो आपको बेसिकली हेल्पिंग होता है टाइम के, आप उसको हेल्प लेके जो है आप अगला फर्दर जो है वो स्टेप को सॉल्व कर लें। ठीक हो गया। तो यहाँ से अब कंफ्यूज नहीं हो जाना कि आपके बुक पे जो है वो आंसर और आ रहे हैं और यहाँ पे आंसर और आ रहे हैं, बट बात जो है वो बेसिकली सेम ही हो रही है। अब हम देखते हैं इसका रिमेनिंग जो दो पार्ट्स हैं वो कौन सा था आपके पास। उन्होंने कहा है कि ए यूनियन बी देन उसका यूनियन सी। अब ए यूनियन बी क्या है, दिस शेडेड एरिया। ठीक हो गया, दिस शेडेड एरिया। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ कि जो शेडेड एरिया है वो मेरा इसका आंसर है। ठीक है। अब नेक्स्ट में क्या लेना है, इस सारे शेडेड एरिया का, यानी ये शेडेड एरिया ये शेडेड एरिया, इसका यूनियन लेना है किसके साथ, सी के साथ। तो अभी भी हमने बात की थी कि यूनियन में सब कुछ आता है, तो इट्स मीन इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए दोबारा मैं शेड इसलिए नहीं कर रही ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं पहले वाले आंसर में और दूसरे वाले में। तो इट्स मीन ये प्लस और सब के ऊपर प्लस प्लस आएगा। तो अब आपको अगेन मैं ये चीज़ यहाँ पे रिपीट कर रही हूँ कि मेरा जो आंसर है वो बेसिकली ये प्लस प्लस वाला है। ठीक है, ये जो पीछे मैं शेडेड करती हूँ ये मेरा आंसर नहीं है। तो बट इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि मैंने अब हाफ को शेडेड और प्लस किया है, तो मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करने के लिए आपको बता देती हूँ कि एक वो एरिया जिस पे जस्ट प्लस प्लस है
और एक वो एरिया है जिसके ऊपर शेडेड प्लस प्लस है। ठीक है, ये मेरा जो है वो इसका टोटल आंसर आ गया है। ठीक है, अब आपकी बुक वालों ने जो आंसर दिया होगा उस सारे ने या तो इसको पूरे को शेड कर दिया होगा दिस वन बट या तो उसके ऊपर सबके ऊपर क्या लगा देंगे प्लस प्लस, तो वो जो एक बिफोर ये वाला हम स्टेप करते हैं वो आपका स्किप होगा वहाँ से। अब देखते हैं बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी में ये वाला आपकी कंडीशन है, तो बी इंटरसेक्शन सी में कौन सा एरिया होता है, जो कॉमन एरिया होता है। ठीक है, कॉमन एरिया बी में और सी में जस्ट यही है। ठीक हो गया, मैं लाइन लगा देती हूँ यहाँ पे और ये मेरा एरिया शेडेड है। अब आपने क्या करना है कि बी का इंटरसेक्शन जो बी इंटरसेक्शन सी का जो एरिया है उसका इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ, ए के साथ। यही बात की है ना, ये और इसका इंटरसेक्शन लेना है आपने ए के साथ। तो ए ये पड़ा हुआ है और शेडेड एरिया ये है, तो आप देखें ए इतना दूर है और ये इतना, तो दोनों एक डिफरेंट पोजीशंस पड़े हैं, दोनों के एरिया में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। यानी ऐसा नहीं है कि एक थोड़ा सा इसके साथ मर्ज हुआ हो तो ये, तो इट्स मीन यहाँ पे भी आप क्या लिखेंगे, नो शेडेड, यानी कि यहाँ पे भी कुछ भी शेडेड नहीं है क्योंकि ए में और उस शेडेड एरिया में कुछ भी पार्ट कॉमन नहीं आ रहा। सही हो गया। अब देखते हैं हम थर्ड क्वेश्चन में भी वही 4 कंडीशंस ही आपने सेटिस्फाई करनी है, बट ये जो थर्ड पार्ट है उसकी वेन डायग्राम अगर आप देखें तो वेन डायग्राम क्या है आपकी डिफरेंट है। अब ज़रा गौर से देखें अगर वेन डायग्राम को, तो आपको ये पता चल रहा है कि आपके पास ये सर्कल किसका है, ए का। ठीक है, ए के सर्कल के अंदर आपके पास यहाँ पे क्या हुआ है, बी का सर्कल। अच्छा, मैं इसको आपको एक डिफरेंट पेपर पे ड्रॉ करके बताती हूँ। अच्छा, यहाँ डिफरेंट पेपर पे ड्रॉ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जब आप इसके ऊपर कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे तो वो आपको इजीली क्लियर हो जाएंगी। अब जैसे देखें, ये आपके पास क्या है, ए का सर्कल। ठीक है, अब आपके पास ए के सर्कल है और ये ए का सर्कल और ये जो बी का सर्कल है ये हो गया। अब ज़रा अगर आप गौर से देखें तो आपके पास ए और बी का जो सर्कल है वो एक दूसरे के साथ इस एरिया पे क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ मर्ज हो रहे हैं। ठीक है, यानी ए में और बी में ये एरिया कौन सा बन रहा है, कॉमन बन रहा है। अब थर्ड सर्कल कौन सा है आपका, सी। अब सी को बनाने के लिए अब देखें, अभी तक जो आपने प्रोसेस किया था उसमें कहीं ना कहीं तीनों एक दूसरे के साथ मर्ज नहीं हो रहे थे, यानी अगर 2 मर्ज हो रहे थे तो थर्ड नहीं हो रहा था, अगर थर्ड हो रहा था तो फर्स्ट 2 हो रहे थे, थर्ड नहीं होता। यानी मेरे बात कहने का मकसद ये है कि मिनिमम टू मिनिमम 2 सर्कल्स आपस में मर्ज हो रहे थे, बट जो थर्ड सर्कल होता था उसको क्या करते थे, वो मर्ज नहीं हो रहा था या वो डिफरेंट पोजीशन पे पड़ा हुआ था। अब आप ये देखें, जो सी है उन्होंने सी को इसके साथ मर्ज करवाया है। ठीक है, अब अगर आप देखें तो सी जो है उसकी बाउंड्री ये, ए की बाउंड्री ये। ठीक है, यानी सी जो है वो ए के साथ भी मर्ज कर रहा है। ठीक हो गया। अब इसी तरह देखें, बी की बाउंड्री ये और सी की बाउंड्री ये, यानी सी जो है वो किसके साथ जा रहा है, बी के साथ भी जा रहा है। यानी सी ने मर्ज किया है ए को भी और सी ने मर्ज किया है बी को भी, और ए और बी भी एक दूसरे को मर्ज करें अकॉर्डिंग टू दिस लाइन। अब एक छोटा सा चीज़ देखें कि आपको ये देखने से लग रहा है कि ये वो एरिया है, यानी ये वो एरिया है जिसमें ए सी की बाउंड्री लाइन भी है, ए की बाउंड्री लाइन भी है और यहाँ पे बी की भी बाउंड्री लाइन है। तो इट्स मीन इन तीनों के दरमियान में ये एरिया कौन सा एरिया निकल रहा है, जो कॉमन पार्ट है, जिसमें ए भी है, जिसमें जो बी का भी हिस्सा बन रहा है और जो सी का भी पार्ट बन रहा है। बात क्लियर होगी कि नहीं होगी। अब हम इनको क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो आपको तब जो है ये स्टेप्स मज़ीद अब ईजी लगेंगे, अदरवाइज़ आपको ये मुश्किल होती। अब देखें, हमारी डायग्राम बनी हुई है, उस डायग्राम को देखते हुए अब आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब देखें ज़रा, पहली बात उन्होंने कहा है कि बी का इंटरसेक्शन लेना है सी के साथ। तो अब आप देखें, ये आपके पास बी का सर्कल आ रहा है और ये आपके पास सी का सर्कल जा रहा है। तो अब आपने इसमें ये वाली थर्ड लाइन ही कंसिडर करनी। तो ये है आपके पास बी की बाउंड्री लाइन और ये किसकी लाइन है, बाउंड्री लाइन सी की। तो ये वो एरिया है जो दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन पार्ट आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है कि आपके पास दिस वाज ए कॉमन पार्ट। अच्छा, इसको थोड़ा सा ख्याल से देखना होगा क्योंकि बेसिकली यहाँ पे 3 सर्कल्स आपस में मर्ज हुए हुए हैं, तो ताकि आपकी मिस्टेक के चांसेस ना हो। अब देखिए, उन्होंने कहा है ये जो शेडेड एरिया है उसका क्या लेना है, आपने यूनियन लेना है। तो यूनियन में तो आपको पता है कि सारा का सारा पार्ट आ जाता है, यानी दोनों
जो आपका इसका आंसर होता है और जो ये ए का एरिया होता है वो दोनों यूनियन में आ जाता है। तो इट्स मीन दिस एरिया और दिस एरिया क्या है आपका आंसर। तो मैं क्या लगा देती हूँ इस सारे पे प्लस प्लस, ठीक है, प्लस प्लस लगा दिया। और अब बेसिकली ये जो आपका प्लस प्लस है ना, यही आपका आंसर है। ये जो पहले बिफोर शेडेड किया हुआ था ये आपका आंसर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से अब आपने कंफ्यूज नहीं होना। अगेन एंड अगेन मैं ये चीज़ें रिपीट कर रही हूँ कि पहले वो क्योंकि मैं ये पहले स्टेप इसलिए करवाती हूँ ताकि आप जब फाइनल तक पहुँचे तो आपकी मिस्टेक ना हो। अगर मैं ये डायरेक्ट लिखवा दूँ तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जिस तरह से एरिया है मैं वो सारा लिखूँगी कि एक वो एरिया जो जस्ट प्लस प्लस है और एक वो एरिया जो शेडेड के ऊपर प्लस प्लस है, ठीक हो गया। अब हम देखते हैं इसकी सेकंड कंडीशन सेम पार्ट के ऊपर। उन्होंने आपसे कहा है कि बी यूनियन सी। बी यूनियन सी का क्या मतलब है कि सारे का सारा बी का सर्कल और सी का, ये सी का सर्कल है और ये सारा किसका सर्कल है, बी का सर्कल, ठीक है। ये सारा जो है मेरा क्या बन गया है, आंसर आ गया है इसका, ठीक है। अब मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ ये सारा शेडेड एरिया। अब ज़रा गौर से देखें, उन्होंने कहा है कि ए का इंटरसेक्शन लेना है इसके आंसर के साथ, यानी कि अब ये जो सारा शेडेड एरिया है उसका इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ। अब इंटरसेक्शन में आपको पता है कि ए के सर्कल का वो एरिया जो कॉमन होगा इस शेडेड एरिया के साथ वो मेरा आंसर बनेगा। तो अब आपने देखना है ज़रा गौर से कि ए की बाउंड्री लाइन कहाँ से है, ये ए है, ये इसकी बाउंड्री लाइन है, ठीक है, ये बाउंड्री लाइन जा रही है। तो इट्स मीन ए जो है वो इस शेडेड एरिया के अंदर से गुजर रहा है, यानी कि इस ए में और इस शेडेड एरिया में, ये शेडेड एरिया और ये ए के सर्कल में ये पार्ट जो है ये शेडेड एरिया ये क्या कॉमन आ गया। तो इसके ऊपर मैं क्या लगा दूँगी, प्लस प्लस, और यही पार्ट यही जो जस्ट एरिया है वो मेरा क्या निकल आया, आंसर शेडेड, और फिर उसके ऊपर प्लस प्लस। अब अगेन मैं हर स्टेप में आपको ये बात बता रही हूँ कि आपकी बुक के अंदर जस्ट इसको वन टाइम या तो प्लस से किया होगा जस्ट इस एरिया को, या तो इसको क्या किया होगा, शेड किया हुआ होगा, ठीक है। तो वो जो है आपके पास उस चीज़ से आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना कि वो शायद आंसर गलत है या जो भी है। तो हम ये जो एक बिफोर स्टेप शेडेड करते हैं वो जस्ट अपनी हेल्प के लिए करते हैं। अब आप देखें इसी का जो थर्ड कंडीशन है सेम पार्ट के ऊपर, उन्होंने कहा है कि ए यूनियन बी और देन उसका यूनियन लेना है सी के साथ। तो ए यूनियन बी का क्या मतलब है, ये ए का एरिया सारा और देन कौन सा है, बी का एरिया, यानी कि बी के सर्कल को और ए के सर्कल को मैंने क्या कर दिया है, सारा शेड कर दिया है। ये मेरा क्या बन गया है, आंसर बन गया है। तो अब मैं यहाँ पे ये लगा के ऊपर शेड कर देती हूँ। अब मैंने क्या करना है, इस शेडेड एरिया का, यानी जो इसके आंसर में ये जो शेडेड एरिया है उसका यूनियन लेना है किसके साथ, सी के साथ। तो आपको पता है कि यूनियन में सब कुछ कॉमन आता है, यानी दिस शेडेड एरिया कॉमन विद दिस एरिया। तो मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर प्लस प्लस लगाऊंगी, ठीक है। तो ये जो प्लस प्लस लगा रही हूँ कि बेसिकली यही मेरा ओरिजिनल आंसर है। ये जो बिफोर मैंने यहाँ पे शेडेड लाइंस लगाई हैं वो जस्ट अपनी हेल्प के लिए लगाई हैं ताकि मेरा जो है आंसर जो है वो मुझे मिल जाए, ठीक हो गया। अब यहाँ आंसर में मैं इसी तरह मेंशन करूँगी कि वो जो एक शेडेड के ऊपर प्लस लगा हुआ है और एक जस्ट प्लस है, वो मेरा सारे का सारा क्या है यहाँ पे आंसर है, ठीक हो गया। अब इसका जो लास्ट कंडीशन है सेम पार्ट के ऊपर वो देखते हैं। उन्होंने आपसे क्या कहा है कि बी इंटरसेक्शन सी। अब ज़रा इसे गौर से देखिएगा कि उन्होंने कहा है कि बी इंटरसेक्शन सी, तो बी और सी के दरमियान में इंटरसेक्शन लेनी है। तो ये आपकी बी की बाउंड्री लाइन है और ये आपकी सी की बाउंड्री लाइन है। तो इन दोनों बाउंड्री लाइन्स के दरमियान में ये एरिया कौन सा है, इंटरसेक्शन का जो कॉमन एरिया आ रहा है, ठीक हो गया। अब आपका जो आंसर है वो जस्ट ये कॉमन एरिया है, ठीक है। इस कॉमन एरिया का आपने इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है, ए के साथ। तो अब ये कॉमन एरिया है, इसका कितना पोर्शन ए के सर्कल के साथ कॉमन है, अब आपने ये देखना है। अब ये देखें ए की बाउंड्री लाइन अगर मैं ड्रॉ करूं तो ये ए की बाउंड्री लाइन है। तो ए की बाउंड्री लाइन के अंदर ये थोड़ा सा पोर्शन आ रहा है तो ये भी शेडेड, बट ए की बाउंड्री लाइन यहाँ से गुजर रही है। तो इतना सा जो पोर्शन है वो मेरा क्या हो गया, आंसर। तो इसके ऊपर मैं क्या लगा दूंगी, प्लस प्लस। तो दिस शेडेड एरिया विद प्लस प्लस मेरा क्या हो गया, आंसर। अब देखिए यहाँ पे मैंने प्लस प्लस नहीं लगाया क्योंकि मेरा आंसर ये नहीं है, मेरा आंसर जस्ट
ये था और मैंने उसी को क्या किया यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। अब हम देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है और वही सेम 4 कंडीशंस आपने सेटिस्फाई करनी है। अब यहाँ पर भी जो आपकी वेन डायग्राम है वो एक डिफरेंट है। यहाँ पे देखें ए और बी एक दूसरे के साथ ओवरलैप करें बट सी डिफरेंट पोजीशन पे है, तो वही सेम कंडीशंस हैं विद डिफरेंट वेन डायग्राम। अब हम देखते हैं, उन्होंने कहा है कि बी और सी के दरमियान में इंटरसेक्शन लें। अब देखें ज़रा गौर से कि बी यहाँ पड़ा हुआ है और सी यहाँ है, तो बी और सी के दरमियान तो कुछ भी एरिया कॉमन नहीं है, यानी कि सी इतना दूर पड़ा है और बी इतने दूर पड़ा है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी, नो शेडेड एरिया। यहाँ पे आपका नो शेडेड है, ठीक हो गया। अब ज़रा देखें, अब उसने कहा है कि अब यहाँ पे आपका जो आंसर है वो नो शेडेड है, ठीक हो गया। उस नो शेडेड का आपने यूनियन किसके साथ लेना है, ए के साथ। तो आपको पता है कि एक ऐसा यूनियन एक ऐसी चीज़ है जिसमें कॉमन अनकॉमन दोनों आ जाते हैं, तो पहले तो कुछ था ही नहीं, इट्स मीन आपने क्या लिया, यूनियन लिया इसके साथ। इस बात को स्टूडेंट्स मैं आपको ऐसे बताऊंगी, जैसे फॉर एग्जांपल ए के सेट में 1, 2 और 3 एलिमेंट्स हैं, उसका मैं यूनियन ले रही हूँ, ठीक है, और ये एक बी का सेट है फॉर एग्जांपल, उसमें कुछ भी नहीं है, वो एम्प्टी है, ठीक हो गया। तो अब मैंने क्या लेना है, अगर यूनियन लेना है तो मैंने यूनियन में क्या कहा है, दोनों सेट्स आ जाएंगे। तो इसके अंदर तो एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो फिर भी आंसर में क्या आएगा, 1, 2 और 3, यानी ए का पूरा सेट आ गया ना, बी तो है ही एम्प्टी, तो ए का पूरा सेट मेरा यूनियन में आ गया। तो ये भी बेसिकली वही सेम बात है कि पहले कुछ है ही नहीं, वो एम्प्टी है, उसका आपने यूनियन लेना है ए के साथ, तो इट सेल्फ क्या हो जाएगा, ए का सर्कल आ जाएगा। अब यहाँ मैंने प्लस का यूज़ नहीं किया क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम ही यहाँ पे शेडेड कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने प्लस का यूज़ नहीं किया, तो ये क्या हो जाएगा, दिस एरिया, ठीक हो गया। अब देखते हैं इसका पार्ट जो है वो सेकंड कंडीशन, उन्होंने कहा है कि बी का यूनियन लेना है अपने सी के साथ। तो यूनियन तो आपको पता है कि वो कॉमन पार्ट और अनकॉमन दोनों ही आ जाते हैं, तो ये आपका सी के साथ और बी के साथ एरिया, ये आपका क्या बन गया, बेसिकली आंसर बन गया। तो मैं यहाँ पे कर देती हूँ ये शेडेड एरिया, ठीक हो गया। अब इस शेडेड एरिया का आपने इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ, ए के साथ। तो अब आप ये देखें, इस शेडेड एरिया का, इन दोनों शेडेड एरिया का कितना पोर्शन कॉमन है ए के साथ, तो ऑब्वियसली ये ए की बाउंड्री है जो बी के अंदर से गुजर रही है, तो जस्ट यही एरिया कॉमन होगा, तो ये जो है आपका क्या बन गया, सिंपली आंसर। तो मैंने इसको क्या कर दिया, शेड और फिर उसके ऊपर प्लस, ठीक हो गया। अब ये जो बिफोर मैंने लाइंस लगाई ये आपका आंसर नहीं है, आपका आंसर जस्ट ये वाला जो प्लेस है वही आपका आंसर है। अब हम देखते हैं इसका थर्ड कंडीशन देखें, ए यूनियन बी और देन उसका यूनियन सी। ए यूनियन बी में क्या होगा, सबका सब, ए और बी पूरा सेट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी इसको, ये शेडेड एरिया। अब उसका आपने यूनियन किसके साथ लेना है, सी के साथ। अब इसका यूनियन जब आप सी के साथ लेंगे तो अब ये सारा एरिया और ये सारा एरिया, क्योंकि यूनियन में आपको पता है ना कॉमन अनकॉमन दोनों आ जाते हैं, तो ये हमारा इसका आंसर बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसको अगेन वो रिप्रेजेंट इसी तरह करूँगी कि जस्ट प्लस प्लस वाला और फिर आपका शेडेड और प्लस प्लस। अब देखते हैं इसका जो फोर्थ कंडीशन है वो क्या है आपकी, उन्होंने कहा है बी इंटरसेक्शन सी। अब बी और सी की अगर आप इंटरसेक्शन लें तो वो तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी हमने पहले भी पार्ट में लिया था इंटरसेक्शन, तो नो शेडेड एरिया था, क्योंकि बी और सी के अंदर तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, ये एक डिफरेंट पोजीशन पे है, वो डिफरेंट पोजीशन पे है। अब कहते हैं कि जो इसका आपने इंटरसेक्शन लिया उसका इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है, आपने ए के साथ लेना है। तो पहले ही वो एम्प्टी है, तो उस एम्प्टी सेट का ए के साथ आप आंसर लें, तो एक एम्प्टी सेट है और दूसरा क्या है, फिलअप हुआ हुआ सेट, तो दोनों में आपका कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो यहाँ पे भी नो शेडेड आंसर ही होगा। जैसे कि अभी हमने किया था आपके पास ये वाला पार्ट जिसमें मैंने आपको बताया था ये यूनियन। अब अगर मैं दोनों में इंटरसेक्शन लूँ तो देखें इसमें और ये एम्प्टी है और इसमें 1, 2, 3 है, तो दोनों में कॉमन तो कुछ भी नहीं आ रहा, तो ये भी क्या आएगा, एम्प्टी आएगा। तो ये भी उसने वही बात की है कि यहाँ पे कोई दोनों में कुछ भी शेडेड नहीं था, कॉमन कुछ भी नहीं था, तो नो शेडेड एरिया का आप जिसके साथ भी इंटरसेक्शन लें वो स्टिल आपको नो शेडेड ही देगा। अब आप देखें इसका क्वेश्चन नंबर 2 में उसने क्या बात की है, इफ़ x इक्वल्स टू ए बी सी डी ई
एंड y इक्वल्स टू ए सी ई एंड z इक्वल्स टू दिस, देन फाइंड द फॉलोइंग यूजिंग वेन डायग्राम। आपको वो क्या कहते हैं यहाँ पे, अच्छा ये बेसिकली मैं आपको पहले क्वेश्चन बुक से दिखा देती हूँ, देन हम उसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। उन्होंने कहा है कि इफ़ x इक्वल्स टू ए बी सी डी ई, y इक्वल्स टू दिस, z इक्वल्स टू जी एच आई जे, एंड देन फाइंड द फॉलोइंग यूजिंग ए वेन डायग्राम। अब आपके पास यहाँ पर देखिए 6 कंडीशंस हैं। जैसे आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर वो 4 कंडीशंस थी और वो 4 कंडीशंस आपने इन चारों डिफरेंट वेन डायग्राम्स पे आपने अप्लाई करनी थी, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें आपके पास 6 डिफरेंट कंडीशंस हैं जो आपने क्या करनी है, सेम वेन डायग्राम के ऊपर अप्लाई करनी है। अब वो जो वेन डायग्राम है वो आपको नहीं गिवन, आपको सेट्स दिए हुए हैं जैसे एक्स वाई जी। इन तीनों को देखते हुए पहले तो आपने वेन डायग्राम बनानी है। जैसे पार्ट 1 में वेन डायग्राम गिवन थी, बट यहाँ पे आपको क्या करनी है, वेन डायग्राम बनानी है। और अगर आप वेन डायग्राम ठीक बना लेंगे देन आप उसके ऊपर इजीली ये 6 कंडीशंस अप्लाई कर सकेंगे। कंडीशंस आपने उसी तरह अप्लाई करनी थी जैसे भी हमने पार्ट 1 में किया है। आई होप सो कि आपको पार्ट 1 जो है वो अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब उसी तरह आपने इसको भी अप्लाई करना है, बट मेन काम इसमें है पहले वेन डायग्राम को बनाना। अब देखें आपने इन सेट्स को देखते हुए वेन डायग्राम बनानी है। तो आप देखें पहली बात है एक्स में है ए बी सी डी ई, वाई में है ए सी ई और जेड है जी एच आई जे। अब ज़रा तीनों को देखें। आपको पता है जो भी हमने 4 पार्ट्स किए हैं उनमें वेन डायग्राम्स में से कुछ वेन डायग्राम्स में यानी ए बी सी जो 3 सेट्स थे उनमें से कुछ जो थे सर्कल्स जो थे वो एक दूसरे के साथ मर्ज हुए थे, कुछ सर्कल जो थे वो बिल्कुल मर्ज नहीं थे, वो डिफरेंट थे। ठीक है, तो अब आपके माइंड में अगर वो चीज़ चल रही है तो आपके माइंड में ये भी वेन डायग्राम कुछ इसी तरह की आनी चाहिए कि इसके अंदर भी कुछ एक दोनों जो है एक्स और वाई जी है, यहाँ पे ए बी सी की जगह एक्स वाई जी दे दिया। तो आपके माइंड में यहाँ भी यही चलना चाहिए कि आपके पास या तो एक्स और वाई एक दूसरे के साथ होंगे, जी डिफरेंट होगा, या जेड और एक्स एक जैसे होंगे, वाई डिफरेंट होगा। तो ये चीज़ आपको कैसे पता चलेगी, आपने उन सेट के एलिमेंट्स देखने हैं कि कौन कौन सा सेट का एलिमेंट, एक्स का कौन सा एलिमेंट जो है वो दोनों के साथ कंबाइन हो रहा है। अगर वो कंबाइन हो रहा है तो इट्स मीन वो दोनों एक दूसरे के साथ मर्ज हुए होंगे, जैसे अभी प्रीवियस में हम वेन डायग्राम्स देख चुके हैं। तो आप देखें ए बी सी डी ई और ए सी ई। अब देखें इसमें ये 3 है, वो 3 इसमें भी हैं, ए सी और ई। तो इट्स मीन इन दोनों का एक्स का और वाई का एरिया एक दूसरे के साथ मर्ज हुआ होगा, जो ए सी ई है और ए सी ई। इट्स मीन ये पूरे का पूरा जो वाई है वो जेड एक्स के अंदर होगा। इसी तरह आप देखें आपके पास जेड, जेड क्या है, जी एच आई जे। ये तो टोटली डिफरेंट है, ना इसके साथ है ना इसके साथ है। इस बात को मैं आपको इन 4 वेन डायग्राम्स को देखते हुए बताती हूँ। जैसे देखें ए और सी के अंदर ये एरिया कॉमन था, बी और सी में ये कॉमन था, इसके अलावा ये दोनों एक दूसरे के साथ डिसजॉइंट थे। इसी तरह ये देखें सी के अंदर ही पूरा का पूरा ए आ रहा है, इसका मतलब है ए के एलिमेंट्स कुछ ऐसे होंगे जो सी के भी होंगे और कुछ उसके अंदर कोई ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जो डिफरेंट हो, इसलिए वो बाहर नहीं है, वो टोटली सी के अंदर ही है। इसी तरह अब ये देखें इस वाले में देखें, अब सी और सी इन दोनों के साथ नहीं कंबाइन हो रहा, ना इसके साथ ना इसके साथ, वो बिल्कुल ये अकेला पड़ा हुआ है। बट ए और बी एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रहे हैं। तो इट्स मीन ए और बी के कुछ एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो एक दूसरे के साथ एक जैसे होंगे, तभी इन दोनों का ये एरिया एक दूसरे के साथ कंबाइन हुआ है। तो वही सेम बात हमारी इस पार्ट के अंदर भी है। तो अब आप देखें ज़रा एक्स और वाई एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे। जैसे अब मैं यहाँ पे एक वेन डायग्राम के लिए एक सर्कल बनाती हूँ, ठीक है, ये क्या है एक्स, ठीक है। अब x के अंदर पूरे का पूरा y आ जाएगा, क्योंकि y के अंदर कोई भी एक ऐसा एलिमेंट नहीं है जो डिफरेंट हो, वो सारे वही एलिमेंट्स हैं जो x के होंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, अगर मैं a c e, ठीक है, और यहाँ पे लिख दूँ b और d। आपको देखने से क्या लग रहा है, x के सारे एलिमेंट्स मैंने इस सर्कल में लिख दिए। अब अगर मैं इस जगह पर एक और सर्कल बना दूँ और उस सर्कल को नाम दे दूँ y का, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये एलिमेंट्स किसके हैं, y के भी हैं, और ये पूरे का पूरा y किसके अंदर पड़ा हुआ है, x के अंदर पड़ा हुआ है। तो इट्स मीन ये एलिमेंट्स इस x के भी हैं, यही बात हो रही है। अब देखें z टोटली डिफरेंट है, z में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो इन दोनों के साथ हो। तो इसका क्या मतलब है, मैं z को कहाँ बनाऊँगी, यहाँ सेपरेट बना दूँगी, i j g और h। ठीक हो गया, इसको रिपीट कर लेते हैं।
कि मैंने यहाँ पे देखा था कि y के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे x का हिस्सा थे। तो इसीलिए इसका मतलब है कि जो y का सेट है यानी जो y का सर्कल है वो किसके अंदर होगा, x के अंदर होगा। तो जो डिफरेंट थे वो मैंने यहाँ बाहर लिख लिए हैं, जो सेम थे वो दोनों को मैंने यहाँ लिख दिया, जो दोनों का कॉमन पार्ट आ रहे हैं। ये टोटली डिफरेंट था, ना इसमें कुछ कॉमन था ना इसमें। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं कहूँ यहाँ y में एक एलिमेंट डिफरेंट है, जैसे मैं यहाँ पे p कह दूँ, फॉर एग्जांपल p कह दूँ, तो फिर मैं क्या करती, इस थोड़े से सर्कल को क्या करती, बाहर बना देती, इस इतने एरिया को मर्ज करती और p कहीं बाहर लिख देती। बट कुछ भी ऐसा कॉमन नहीं था, तो फिर मेरा सर्कल ऐसा ही बना कि वो टोटली का टोटली किसके अंदर जा रहा है, x के अंदर। आई होप सो आपको वेन डायग्राम समझ आ गई होगी कि मैंने किस तरह से उसको कंस्ट्रक्ट किया। अब हम 6 कंडीशंस देखते हैं जो पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर दी हुई थी। अब देखते हैं, उन्होंने कहा है कि x, अभी अगेन सेम प्रोसेस, जो ब्रैकेट है वो पहले सॉल्व करेंगे। उन्होंने कहा है कि x का यूनियन आपने किसके साथ लेना है, y के साथ। तो आपको पता है कि यूनियन में क्या होता है, सारे का सारा कॉमन पार्ट होता है, जो x का भी एलिमेंट्स हो जो y की भी हो। तो इसका मतलब है ये पूरा जो है वो सर्कल जो है वो हम इसको शेडेड कर देंगे। ये सारा मेरा क्या आ जाएगा इसका आंसर, और मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगी दिस शेडेड एरिया। अब देखिए उन्होंने क्या कहा है, उसका यूनियन आपने किसके साथ लेना है, z के साथ। अब इस सारे शेडेड एरिया का मैंने यूनियन लेना है z के साथ। तो आपको पता है यूनियन में तो सब एग्जिस्ट करता है, तो ये मेरा जो है क्या बन जाएगा इसका आंसर। अब अगेन आपको बता रही हूँ कि ये जो सारा प्लस प्लस वाला पोर्शन है वो आपका आंसर है। ये जो पहले मैंने शेडेड किया था ये बेसिकली आपकी हेल्पिंग लाइंस थी जो इस प्लस तक आप पहुँचे थे, लेकिन अब रिप्रेजेंट इसको ऐसे ही करेंगे कि ये प्लस प्लस जहाँ पे सिंपल प्लस है और जहाँ पे शेडेड प्लस है, ये सारा मेरा क्या बन गया, इसका आंसर बन गया। अब हम देखते हैं इसका पार्ट टू भी कुछ इसी तरह का है। उसमें क्या है, आपने y यूनियन लेना है z। तो y आपका ये वाला पोर्शन है और z आपका ये वाला पोर्शन है, ठीक है। इन दोनों के दरमियान में आपने क्या लेना है, यूनियन। अब ये दोनों पार्ट्स हैं, इन दोनों शेडेड एरिया का यूनियन किसके साथ लेना है, x के साथ। तो ये आपका कौन सा एरिया है, x वाला, ठीक है। अब इसको मैं किसके साथ ले लूँगी, ये प्लस प्लस मैंने डाल दिए, ठीक है। तो यहाँ पहले मैंने इसको करूँगी दिस शेडेड एरिया, इसका आंसर है। और अब इसका आंसर कौन सा है, जिसमें जस्ट प्लस है और जिसमें शेडेड के ऊपर प्लस है। अब हम देखते हैं पार्ट थ्री में देखें उन्होंने क्या कहा है कि x इंटरसेक्शन आपने क्या लेना है, y के साथ, और जो उसका आंसर आएगा उसका इंटरसेक्शन आपने लेना है z के साथ। तो पहले हम ले लेते हैं x और y का इंटरसेक्शन। तो आपको पता है y और x के इंटरसेक्शन में आपने लेना है कॉमन पार्ट। तो x और y के इंटरसेक्शन में तो कॉमन पार्ट जस्ट यही आ रहा है, यही एक ऐसा एलिमेंट्स है, यही ऐसा एरिया है जो दोनों में क्या है, कॉमन है। अब उस कॉमन एरिया का जो फर्दर आपने इंटरसेक्शन लेना है, मैं यहाँ इसके आंसर में यहाँ लिख देती हूँ कि दिस शेडेड एरिया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस शेडेड एरिया का यानी इस शेडेड एरिया का आपने इंटरसेक्शन लेना है जी से। तो हम देखें जेड और ये तो टोटली डिफरेंट है। अगर आप शेडेड को भी छोड़ दें ACE और ये क्या लिखा हुआ है GHIJ, तो इन दोनों के दरमियान में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों ही डिफरेंट हैं। तो यहाँ पे आप क्या कहेंगे, नो शेडेड, यानी कुछ भी एरिया शेडेड नहीं है, यानी कि एम्प्टी कंडीशन हो गई है। अब नेक्स्ट आपका पार्ट 4 है। पार्ट 4 में उन्होंने कहा है कि y इंटरसेक्शन z। अब देखिए y में क्या एलिमेंट्स हैं, ACE, और z में क्या है, GH। तो अगेन बात है इन दोनों में कुछ भी नहीं है, तो यहाँ मैं क्या लिख दूँगी, नो शेडेड, यानी कि कुछ भी यहाँ पे नहीं है शेडेड। अब देखें उस नो शेडेड का इंटरसेक्शन आप किसके साथ ले रहे हैं, x के साथ। यानी पहले आपके पास कुछ भी एरिया नहीं है, यानी एम्प्टी है। उस एम्प्टी का अगर आप किसी भरे हुए सेट के साथ इंटरसेक्शन लें भी, तो फिर भी इस सेट में जितने मर्जी एलिमेंट हों, दूसरा सेट एम्प्टी है, तो फिर इंटरसेक्शन तो फिर भी नहीं होगा। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, नो शेडेड, क्योंकि आपका पास इंटरसेक्शन में हमेशा कॉमन पार्ट आता है, जबकि एक में तो एलिमेंट्स हैं और दूसरा कौन सा आंसर है, नो शेडेड। तो अगेन आपका यहाँ पे आंसर कौन सा आएगा, नो शेडेड एरिया, यानी आपका यहाँ भी जो है कुछ भी नील ही एक तरह का आंसर आएगा। अब देखते हैं इसका पार्ट 5 में उन्होंने कहा है कि x यूनियन y का क्या मतलब है, सारा का सारा x और y दोनों, ठीक हो गया। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि दिस एरिया शेडेड एरिया, ठीक है। अब देखें इस
इंटरसेक्शन, इस वाले यूनियन का इंटरसेक्शन आपने किसके साथ लेना है, जेड के साथ। तो आप देखें दोनों के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो दोनों के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आपका ये ए होगा, यानी कि सॉरी आप यहाँ लिखेंगे नो शेडेड। ठीक है। अब आपकी जो बुक है उसके ऊपर जब आंसर्स लिखे होंगे उसके ऊपर ये फर्स्ट इनिशियल लाइंस नहीं होंगी। मैं अगेन एंड अगेन आपको ये बता रही हूँ कि ये मैं फ़र्स्ट टाइम इसको लाइट सा शेड इसलिए करती हूँ ताकि मैं पहले स्टेप को सॉल्व करके उस ओवरऑल आंसर तक पहुँच सकूँ। बट अगर आप गौर से देखें तो आपका जो आंसर है वो बेसिकली वो लास्ट वाला आंसर होता है जब मैं प्लस प्लस यूज़ करती हूँ। तो अब देखें पार्ट 6 इसका लास्ट पार्ट, उसने क्या कहा है, एक्स इंटरसेक्शन वाई। अगेन एक्स में और वाई के इंटरसेक्शन में जो कॉमन है वो ये वाला एरिया निकलेगा। ठीक हो गया, ये शेडेड एरिया। अब ज़रा गौर से देखें इस शेडेड एरिए का, यानी इस शेडेड एरिए का यूनियन किसके साथ लेना है, जी के साथ। तो ये शेडेड एरिया और जे जेड, तो आपको पता है कि यूनियन में सब आ जाता है। तो मेरा ये प्लस प्लस और दिस प्लस प्लस, तो मैं यहाँ पे क्या मेंशन करूँगी कि आपके पास जो है शेडेड के ऊपर प्लस और जस्ट प्लस प्लस। ठीक हो गया, ये मेरा इसका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक्सरसाइज का जो थर्ड क्वेश्चन है वो हम पहले बुक से रीड करते हैं। उन्होंने कहा है कि वेरीफाई एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन बाय यूजिंग द डायग्राम ऑफ क्वेश्चन 1। अब एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन और जो इंटरसेक्शन है वो क्या होते हैं हम पहले देखेंगे उसको, लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि आपने वो जो लॉज हैं वो आपने वेरीफाई करने हैं बाय यूजिंग द डायग्राम ऑफ क्वेश्चन 1। अब ये जो क्वेश्चन 1 की डायग्राम्स बनी हुई है, ये जो वेन डायग्राम्स 4 हैं, 1 2 3 4, इन चारों डायग्राम्स के ऊपर आपने एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन क्या करने हैं, लगाने हैं। तो ये दोनों लॉ बहुत इजी से, आपको नाम से लग रहा होगा कि पता नहीं कोई मुश्किल सी बात है, बट ये एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन और ये आपके पास इंटरसेक्शन है। यूनियन और इंटरसेक्शन क्या है कि अगर ए यूनियन बी यूनियन सी यानी 3 है, इक्वल के उस साइड पे क्या है, अगर आप गौर से देखें तो ए को क्या कर दिया उन्होंने, बाय निकाल दिया, और बी यूनियन सी को क्या कर दिया, ब्रैकेट में लिख दिया। तो यहाँ पे इस लॉ में क्या होता है कि राइट हैंड साइड इक्वल्स टू क्या होनी चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड। अब यही जो आपने यूनियन में लिखा है उसी को आप किस में लिख दो, इंटरसेक्शन में। ए इंटरसेक्शन क्या होगा, बी इंटरसेक्शन सी। अब क्या किया आपने, सी को ब्रैकेट से बाहर निकाल दिया इक्वल के उस साइड पे, और ए इंटरसेक्शन क्या लिख दिया है, बी लिख दिया है, और उसको ब्रैकेट के अंदर कर दिया। तो यहाँ पे भी राइट हैंड साइड इक्वल्स टू क्या होनी चाहिए, आपकी लेफ्ट हैंड साइड। यही आपका जस्ट एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन है और इंटरसेक्शन है। इनको आपने वही क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट्स के ऊपर अप्लाई करना है। तो अब आप देखें एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन, पहले मैंने उसकी एक राइट हैंड साइड लिखी है, फिर उसकी लेफ्ट हैंड साइड, और ये पार्ट 1 की जो वेन डायग्राम है उसके ऊपर अप्लाई हो रही है। इसी तरह नेक्स्ट पे सेम जो है एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन है वो आपके पास ये है, उसकी लेफ़्ट हैंड साइड ये है। तो अब आपने इसकी राइट हैंड साइड और लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व करने के बाद इसका यहाँ पे आंसर इसको हम मेंशन करेंगे कि क्या वाकई इन दोनों के आंसर सेम है कि नहीं। यही चीज़ वैसे बेसिकली आपने प्रूव करनी है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ए यूनियन बी। अब अगेन ए यूनियन बी के अंदर वो सारा एरिया जो ए का भी है, क्योंकि यूनियन में आपको पता है सारा कॉमन एरिया आता है, वही सारा एरिया जो किसका है आपके पास, बी का भी है। ठीक हो गया, तो मैं यहाँ पे लाइंस लगा के इसको शेडेड कर देती हूँ। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इस शेडेड एरिया का, यानी ये जो दोनों इनका आंसर आया उसका यूनियन लेना है फर्दर किसके साथ, सी के साथ। तो आपको पता है कि अगेन ये दोनों शेडेड एरिया और सी के साथ भी आएगा क्योंकि कॉमन पार्ट है, क्योंकि यूनियन में कॉमन अनकॉमन दोनों आ जाते हैं। तो इट्स मीन ये जो प्लस प्लस वाला एरिया है ये सारा मेरा क्या बन जाएगा, इसका आंसर। अच्छा, एक बात मैं अगेन आपको रिपीट कर रही हूँ स्टूडेंट्स, कि यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना। ये जो हम पहले शेडेड एरिया करते हैं वो बेसिकली आपका ओरिजिनल आंसर नहीं होता, वो बेसिकली हेल्पिंग लाइंस होती है। बेसिकली जो आपका लास्ट पे आंसर है वो ये प्लस प्लस वाला है। ठीक है, लेकिन उसको मैं आंसर में डिवाइड करके इस तरह से इसलिए लिखती हूँ ताकि आपको ये ना हो कि जस्ट प्लस प्लस वाला एरिया है तो फिर तो वो जस्ट ये है, लेकिन शेडेड प्लस प्लस है तो इसका मतलब है कि ये सारा एरिया जो है जिसके ऊपर प्लस प्लस बने हुए हैं वो सारा मेरा क्या बन गया है, आंसर बन गया। तो बेसिकली ये पूरा प्लस वाला पोर्शन मेरा आंसर है, लेकिन उसको मैं रिप्रेजेंट यहाँ पे इस तरह करती हूँ कि
सिंपल प्लस जो लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू डायग्राम, और जो शेडेड है और उसके ऊपर प्लस है वो मेरा जो है यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन में कुछ इस तरह से करती हूँ। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, बी यूनियन सी। बी यूनियन सी में क्या होता है, दिस एरिया और फिर ये सी का सारा एरिया। ठीक है, अब बी का और सी का सारा एरिया तो मेरा जो है सारा शेडेड हो जाएगा। अब ज़रा नेक्स्ट स्टेप में अगेन आप गौर से देखें तो हमारे पास इस सारे शेडेड एरिया का जो इसका आंसर आया उसका आपने क्या लेना है, यूनियन लेना है, किसके साथ, ए के साथ। तो अब आप देखें ये सारा शेडेड एरिया और ए यूनियन में भी अब आपको पता है कॉमन अनकॉमन दोनों पार्ट्स आते हैं। अब अगेन यहाँ पे मेरा आंसर क्या होगा, ये प्लस वाला एरिया। ठीक है, ये जो सारा प्लस वाला एरिया है यही सारा मेरा क्या बन गया है, इसका आंसर बन गया। बट अकॉर्डिंग टू कंडीशन मैं इसको लिखूँगी ऐसे कि शेडेड के ऊपर प्लस और जो जस्ट सिंपल प्लस प्लस है वो सारा मेरा आंसर है। तो मैं क्या कहूँगी यहाँ पे, फ्रॉम, इसको 1 का नाम दूँगी, इसको किसका नाम दूँगी, 2 का। तो मैं क्या कहूँगी, फ्रॉम 1 एंड 2 राइट हैंड साइड इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड, यानी मेरी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गई, एक दूसरे के इक्वल प्रूफ हो गई हैं। अब हम देखते हैं इसका जो एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन है उसको प्रूफ करते हैं। तो उसको अगर आप देखें तो पहले हमारे पास क्या है, बी इंटरसेक्शन सी। अब देखिए उसने कहा है कि बी और इंटरसेक्शन सी, तो बी और सी के दरमियान कॉमन एरिया कौन सा है, जस्ट ये वाला। ठीक हो गया, तो मैं इसको शेडेड कर देती हूँ। अब ज़रा देखें उसने कहा है कि जो इसका आंसर आया यानी दिस शेडेड एरिया का इंटरसेक्शन आपने किसके साथ लेना है, ए के साथ। अब ज़रा देखें ए इतने दूर पड़ा हुआ है और शेडेड एरिया यहाँ है, तो दोनों के एरिया में कुछ कॉमन एरिया आ रहा है कि नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगी, नो शेडेड। अब इसी तरह देखते हैं इस वाले इसकी लेफ्ट हैंड साइड में ए इंटरसेक्शन बी। अब ए ये पड़ा हुआ है, बी ये पड़ा हुआ है, दोनों डिफरेंट पोजीशंस पे, तो इन दोनों के दरमियान में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे मैं लिख दूँगी नो। ठीक हो गया, या नो शेडेड, नो लिख दें तो भी ठीक है, नो शेडेड एरिया लिख दें तो भी ठीक है। अब ऑलरेडी कुछ भी नहीं है, एम्प्टी है। उस एम्प्टी का अगर आप इंटरसेक्शन सी के साथ लें तो अगेन आंसर क्या आएगा, नो शेडेड। ठीक है, अब आंसर बेसिकली ये आपका फाइनल है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 आपका क्या होगा, राइट हैंड साइड इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड। मैंने यहाँ पे क्या मेंशन कर दिया, फ्रॉम 1 एंड 2 जो है आपकी राइट हैंड साइड इक्वल्स टू क्या आ गई है, लेफ्ट हैंड साइड। अब हम उसकी जो पार्ट 2 की वेन डायग्राम है उसके ऊपर सेम यही एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन लगाएंगे। तो पहले हम जो वेन डायग्राम में देखते हैं और कंडीशन उन्होंने कहा है कि ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का क्या मतलब है, ए का एरिया और साथ में बी का एरिया। ठीक है, तो यहाँ मैं आंसर में क्या लिखूँगी, दिस एरिया जो शेडेड हो गया। अब उन्होंने कहा है कि ए यूनियन लिया आपने किसके साथ, बी के साथ। इस दोनों शेडेड एरिया का यूनियन किसके साथ लेना है, सी के साथ। अब अगेन मैं आपको बता दूं जो यूनियन वाले क्वेश्चंस होते हैं वो इजी होते हैं क्योंकि उसमें कॉमन अनकॉमन दोनों आ जाते हैं। तो अब मैं यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या लगाऊंगी, प्लस। तो अब बेसिकली ये जो प्लस वाला एरिया है वही सारा मेरा क्या बन गया है, इसका आंसर बन गया है। बट पहले मैंने शेडेड लाइन्स लगाई थी, उसी की हेल्प से मैं यहाँ तक पहुँची थी। तो अब इसको रिप्रेजेंट मैं ऐसे ही करूँगी कि शेडेड के ऊपर प्लस और सिंपल प्लस मेरा क्या बन गया है, आंसर बन गया है। अब इस साइड पे देखते हैं बी यूनियन सी। बी का और सी का अगर हम यूनियन लें तो बी और सी ये सारा हो जाएगा। ठीक हो गया, बी यूनियन सी में ये सारा एरिया हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे शेडेड कर देती हूँ इसको। अब नेक्स्ट पे देखें उन्होंने कहा है इसका अब आपने यूनियन किसके साथ लेना है, ए के साथ। अब इस सारे शेडेड एरिया का मैं यूनियन किसके साथ ले रही हूँ, ए के साथ। तो इट्स मीन ये सारा शेडेड एरिया भी होगा और आपके पास सारे का सारा ये वाला भी होगा। तो अब इसके आंसर में क्या होगा, लाइंस के ऊपर शेडेड। अच्छा, अब यहाँ से आपने ये कंफ्यूज नहीं हो जाना। अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसके आंसर में तो आपके पास प्लस आ रहा था और देन कुछ शेडेड एरिया आ रहा था और उसके ऊपर प्लस आ रहा है, बट यहाँ तो जस्ट शेडेड के ऊपर प्लस आ रहा है। तो ये दोनों कैसे एक दूसरे के इक्वल हो सकते हैं, ये एक बहुत ही ऐसा नहीं पॉसिबल, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे ये बात हो रही होती है
कि ये बेसिकली इसी का पार्ट है, यहाँ पे जस्ट पोजीशन चेंज है। तो मैंने आपको यहाँ भी यही बताया है कि जो सारा बेसिकली जो प्लस वाला एरिया है वो मेरा आंसर है। जो उससे पहले जो मैं लाइंस लगाती हूँ वो बेसिकली हेल्पिंग लाइंस होती हैं, वो सी पे लगी हों, बी पे लगी हों, बी या ए पे लगी हों या तीनों पे लगी हों, वो मेरा उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बस ये होना चाहिए कि जो मैं लास्ट पे लिखती हूँ प्लस प्लस, वो सब पे है कि नहीं। वो देखें ए पे भी आ रहा है, सी पे भी आ रहा है, बी पे भी सेम एज इट इज़, यहाँ पे बी पे भी आ रहा है, ए पे भी आ रहा है, सी पे, तीनों पे प्लस प्लस है, यहाँ पे भी तीनों पे प्लस प्लस है। तो अकॉर्डिंग टू 1 और 2 जो है वो आपके पास क्या होगी, फ्रॉम 1 और 2 आपकी जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड इक्वल्स टू आएगी लेफ़्ट हैंड साइड के। बात समझ में आ रही है आपको कि नहीं आ रही? यहाँ से आपने ये कंफ्यूज नहीं होना कि इसका आंसर डिफरेंट है। बेसिकली आपका जो ओपिनियन है वो ये होना चाहिए, ठीक है। ये बॉक्स, ये 2 सर्कल्स हैं कि यानी जो प्लस प्लस है वो, उससे जो प्लस से जो पीछे शेडेड लाइंस होती हैं वो बेसिकली हेल्पिंग लाइंस होती हैं, वो आपका मेन आंसर नहीं होता। अगर आपके प्लस जो है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने बी और ए पे प्लस लगा हुआ है और सी पे प्लस नहीं है और यहाँ तीनों पे प्लस आ रहा है, फिर आप कह सकते हैं कि जब इसके तीनों पे प्लस है तो इसके भी तीनों पे प्लस होना चाहिए, तब आपकी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड रॉन्ग होगी। लेकिन अभी तो तीनों पे यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी, पीछे जो लाइंस लगी हुई हैं वो कौन से सेट्स पे लगी हैं, कौन से पे नहीं लगी, वो आपका प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम वो जो फर्स्ट लाइंस होती हैं वो एक एक कंडीशन को सॉल्व करने से आती है। फाइनल आंसर आपका थर्ड पार्ट को इंक्लूड करके प्लस वाला आंसर होता है, ठीक हो गया। अब हम देखते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। उसमें आपका ए इंटरसेक्शन लेना है आपने बी के साथ। अब बी और ए का जब आप इंटरसेक्शन लेंगे तो कुछ भी कॉमन नहीं है, ए इधर पड़ा हुआ है, बी के दरमियान में कुछ भी कॉमन नहीं। अब उस अनकॉमन का यानी उस नील जो एरिया है उसका अगर आप इंटरसेक्शन अगेन किसके साथ लें, सी के साथ लें, तो ये भी क्या होगा, नो शेडेड ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि आपने क्या करना है, बी का इंटरसेक्शन सी के साथ लेना है। बी और सी का इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो ये कॉमन पार्ट आएगा, ठीक है। तो मैंने इसको क्या कर दिया है, ये शेडेड एरिया कर दिया। अब ज़रा देखें इस शेडेड एरिया का इंटरसेक्शन अगर मैं किससे लेती हूँ, ए के साथ। उन्होंने यही कहा ना कि इसका आप जो आंसर आ रहा है उसका इंटरसेक्शन आपने ए से लेना है। तो इस शेडेड एरिया का जब मैं ए के साथ इंटरसेक्शन लेती हूँ तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे भी मैं यही मेंशन करूँगी, नो शेडेड। तो फ्रॉम 1 एंड फ्रॉम 2 आपका आंसर क्या आएगा, राइट हैंड साइड इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड। अभी जो मैंने बात आपको ऊपर समझाई है वो आपको यहाँ क्लियर हुई कि नहीं? देखें, जब मैंने इसको सॉल्व किया था नो आया, जब मैंने इसके पहले पार्ट को सॉल्व किया तो शेडेड आया। तो बेसिकली ये जो हम पहले लाइंस लगा रहे होते हैं शेडेड, उनकी वैल्यू नहीं होती। बेसिकली आंसर आपका वही होता है जो यहाँ पे फाइंड आउट होता है, ठीक है। तो अब आप यहाँ भी कह सकते हैं इसका तो कुछ भी एरिया नहीं आया था, इसका एरिया है, बट बेसिकली आपका नो शेडेड है, यानी कुछ भी ना इसमें कुछ शेड होगा ना उसमें कुछ शेड होगा। फाइनल आपका आंसर यही है। ये जो आंसर है वो बेसिकली इस पार्ट का आंसर है। इसी तरह ये जो शेडेड एरिया है जो पहले शेडेड है वो इन पार्ट्स का आंसर है। ओवरऑल जो आंसर है वो प्लस प्लस वाला, ठीक है, और वो यहाँ भी तीनों में है, वो यहाँ भी तीनों में है। अब हम देखते हैं पार्ट 3। पार्ट 3 में भी देखें एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन अप्लाई करेंगे। तो हम पहले ले लेते हैं ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में आपको पता है कि ए का भी सारा सेट आएगा, बी का भी सारा सेट आ जाएगा, ठीक हो गया। अब हमने लेना है कि जब ए और बी है इन दोनों का जो यूनियन आएगा, उस यूनियन का आपने फर्दर किसके साथ यूनियन लेना है, सी के साथ। तो इट्स मीन ये सारा जो प्लस प्लस वाला एरिया है वो सारा मेरा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा, ठीक हो गया। तो मैं क्या लिखूँगी, इसको रिप्रेजेंट ऐसे करूँगी यहाँ पे कि शेडेड के ऊपर प्लस प्लस और जस्ट सिंपल प्लस प्लस मेरे क्या बन गया, आंसर। अब देखें बी यूनियन सी, बी का यूनियन मैं लूँगी सी के साथ, तो ये बी का सी का सर्कल और साथ में किसका आ जाएगा, बी का सर्कल। तो मेरा ये जो शेडेड एरिया है ये क्या बन गया, इसका आंसर। फर्दर मैंने क्या लेना है, इस शेडेड एरिया का यानी इसका जो आंसर है उसका यूनियन किससे लेना है, ए के साथ। तो अगेन आपको पता है यूनियन में सारा कॉमन पार्ट आता है, तो ये सब के साथ क्या आ जाएगा, प्लस प्लस। तो अगेन यहाँ पे भी मैं यही मेंशन करूँगी कि आपके पास क्या है, कुछ शेडेड एरिया और सिंपल प्लस प्लस एरिया वाला। तो मैं अकॉर्डिंग टू
1 एंड 2 मैं क्या कहूँगी यहाँ पे राइट हैंड साइड इक्वल्स टू क्या है लेफ्ट हैंड साइड के। अब हम देखते हैं इसका एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन में क्या है आपके पास ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी में अगर आप देखें तो ये बी की बाउंड्री है और ये आपकी ए की बाउंड्री आ रही है, तो ये एरिया क्या है आपका कॉमन। तो मैं इसको यहाँ पे लाइंस लगा के इसको शेडेड कर देती हूँ। तो अब आप फर्दर स्टेप में देखें, उन्होंने कहा इस शेडेड एरिया का इंटरसेक्शन आपने लेना है सी के साथ। तो आप देखें इस शेडेड एरिया का कितना पोर्शन कॉमन आ रहा है सी के सर्कल में यानी सी के एरिया में। तो अगर आप गौर करें तो ये है आपकी सी की बाउंड्री, ठीक है, ये सी की बाउंड्री। अब सी की बाउंड्री में ये एरिया आ रहा है यानी ये शेडेड एरिया का थोड़ा सा पोर्शन आ रहा है, आधा तो ऊपर चला गया ना, वो बाउंड्री से बाहर है, बाउंड्री के अंदर ये एरिया आ रहा है। तो इस पर मैं क्या लगा देती हूँ प्लस प्लस, और ये क्या हो जाएगा शेडेड के ऊपर प्लस प्लस, ठीक हो गया। अब इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो देखते हैं। आपके पास उन्होंने कहा बी इंटरसेक्शन सी, तो बी में और सी में ये कॉमन पार्ट है क्योंकि ये आपके पास किसकी बाउंड्री थी सी की और ये आपकी है बी की बाउंड्री। तो ये एरिया कौन सा है आपका शेडेड एरिया। अब देखते हैं नेक्स्ट में उन्होंने कहा है आपको बी और सी यानी जो इसका शेडेड एरिया उसका इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है ए के साथ। तो अब आपने ये देखना है कि इस शेडेड एरिया का कितना पोर्शन ए के सर्कल में है। तो आप उसके लिए ए की बाउंड्री लाइन देखें, ए की बाउंड्री लाइन ये है, ठीक है। तो ये जो एरिया है वो इस बाउंड्री के अंदर है, ये एरिया बाउंड्री के बाहर है। तो अगेन मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगी लाइंस लगा के उसके ऊपर प्लस प्लस लगाऊंगी। तो इट्स मीन अब अगर आप गौर से देखें तो ये एरिया आ रहा है इसमें और इसमें भी ये वाला एरिया आ रहा है, ऐसा ही है ना, ये वाला एरिया इसके भी आंसर में आ रहा है, ये इसका भी, यानी तीनों का कॉमन पार्ट जो है। अब ज़रा देखें ये वाला पार्ट नहीं था, इसका आंसर भी ये पार्ट नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये वाला एरिया इसका पार्ट बन रहा है। तो अब आपको आई होप सो कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी कि बेसिकली आपने आंसर में एरिया देखना है कि दोनों का सेम एरिया ही आ रहा है। तो बेसिकली ये जो हम प्लस प्लस और लाइंस लगा रहे हैं वो आपकी हेल्पिंग लाइंस हैं। बेसिकली आपका एरिया दोनों में सेम सेम बनना चाहिए, इसका भी ये वाला एरिया आ रहा है उसका भी ये एरिया आ रहा है। तो इट्स मीन इसको मैं कहूँगी 1, इसको कहूँगी 2, तो मैं यहाँ पे क्या कहूँगी फ्रॉम 1 एंड 2 राइट हैंड साइड क्या हो गई है आपकी इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड। अब हम इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट देखते हैं। पार्ट नंबर है 4। उन्होंने कहा है कि एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन आपने लगाना है। अगेन आपकी वेन डायग्राम्स डिफरेंट हैं, कंडीशंस आपकी सेम है। अब आपने देखना है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी ये तो बहुत इजी है, सारा का सारा ए का एरिया, सारा आपका बी का एरिया। तो यहाँ मैं मेंशन कर देती हूँ दिस शेडेड एरिया। अब आपने इस शेडेड एरिया का यूनियन किसके साथ लेना है सी के साथ। तो आपको पता है यूनियन में कॉमन अनकॉमन दोनों पार्ट्स आ जाते हैं, तो मैं इसके ऊपर भी क्या लगा दूँगी प्लस प्लस। तो हमारा ये जो प्लस प्लस वाला है वो बेसिकली क्या हो गया फाइनल आंसर। तो हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे सिंपल प्लस प्लस और लाइंस के ऊपर प्लस प्लस, ठीक है। अब हम देखते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड, उसमें देखें उनका बी यूनियन सी। बी यूनियन सी में अगेन ये शेडेड एरिया बी का और ये शेडेड एरिया सी का। तो हमारा यहाँ पे जो आंसर है वो क्या बन गया है ये, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है ए का इंटरसेक्शन लेना है इस सारे यूनियन लेना है सॉरी इसके शेडेड एरिया के साथ। तो यूनियन में अगेन क्या होता है सारा कॉमन और अनकॉमन पार्ट, तो उसमें ये यूनियन में ये सब आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है सब पे प्लस प्लस लगा दिया। तो अब यहाँ अगेन मेरे आंसर में क्या होगा सिंपल कुछ पे प्लस प्लस और कुछ पे शेडेड के ऊपर प्लस प्लस। तो अब आप देखें आंसर दोनों को अगर कंपेयर करें इन डायग्राम्स को देखते हुए, यहाँ भी तीनों डायग्राम्स के ऊपर प्लस हैं, यहाँ भी तीनों डायग्राम्स के ऊपर प्लस हैं। अब अगेन मैं आपको यहाँ रिपीट कर रही हूँ कि दोस्त से पहले बेसिकली लाइनिंग्स है वो आपका आंसर नहीं है। अगर आप उसको देखेंगे तो आप क्या कहेंगे इन दो पे लाइन है, यहाँ पे इन दो पे लाइन्स है, मतलब डिफरेंट, वो बेसिकली आपका आंसर नहीं है क्योंकि वो तो उन ब्रैकेट्स का होता है और वो डिपेंड करता है कि ब्रैकेट्स कौन से दो पे दी हुई और कौन से पे ब्रैकेट नहीं दी हुई। तो बट मेन जो आपका आंसर है वो लास्ट पे प्लस प्लस वाला होना चाहिए। तो आपने ये देखना है कि प्लस तीनों पे है, जैसे यहाँ तीनों पे है वहाँ पे भी तीनों पे है।
तो आपका वही फाइनल आंसर होना चाहिए। तो मैं इसको कहूँगी 1, इसको कहूँगी 2, और ये बेसिकली रिप्रेजेंटेशंस होती हैं। तो ये आपका आंसर नहीं है, आपने आंसर इन दोनों को देखते हुए समझना है। तो यहाँ पे मैं क्या कहूँगी, फ्रॉम 1 and 2 राइट हैंड साइड इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड। अब हम देखते हैं इसी पार्ट 4 का लास्ट जो कंडीशन है वो क्या है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी। अब अगेन देखें, ए का इंटरसेक्शन लेना है बी के साथ, तो कौन सा शेडेड एरिया आएगा, ये दोनों में कॉमन है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ दिस शेडेड एरिया। अब जब इस शेडेड एरिया का मुझे इसका इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है, सी के साथ। इस शेडेड एरिया में और इस सी के अंदर तो कुछ भी कॉमन नहीं है। ये शेडेड एरिया यहाँ पे पड़ा है, वो सी वहाँ पे, दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल एक डिफरेंट पोजीशंस पे है। तो यहाँ पे क्या होगा, नो शेडेड। अब यहाँ पे इसी तरह देखते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड, उसमें क्या कहा है कि बी इंटरसेक्शन सी। अब बी में और सी में कुछ भी कॉमन नहीं है, बी बिल्कुल यहाँ डिफरेंट पोजीशन पे है, सी डिफरेंट है, तो यहाँ भी क्या होगा, नो। बट अगर आप इसी एम्प्टी का फर्दर इंटरसेक्शन, ये जो भी आंसर आया वो क्या है, एम्प्टी, उसका इंटरसेक्शन आपने किसके साथ लेना है, ए के साथ लेना है, तो आपके पास वो भी क्या आएगा, नो शेडेड। क्योंकि आपको पता है कि किसी भी सेट का इंटरसेक्शन किसी एम्प्टी सेट के साथ लिया जाए तो वो इटसेल्फ क्या आता है, एम्प्टी, क्योंकि दोनों के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं होता। तो यहाँ पे मैं क्या अगेन मेंशन करूँगी, फ्रॉम 1 and 2 राइट हैंड साइड इक्वल्स टू क्या आ गई है, लेफ्ट हैंड साइड। तो हमारा जो एक्सरसाइज 3.1 है उसके फर्स्ट 3 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। आई होप सो आपको ये वेन डायग्राम्स को किस तरह से शेड करना है ईजीली समझ आई होगी। इसके अलावा अगर आप अभी तक किसी को किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो वो कमेंट सेक्शन में मेंशन ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।